हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री के एडजॉर्प्शन पार्ट को स्टार्ट किया था और एडजॉर्प्शन होता क्या है, एडजॉर्प्शन के टाइप की बात हम लोगों ने करी थी और मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट है। अब हम एडजॉर्प्शन के बाकी पार्ट को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए अपना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर क्वेश्चन भी खूब बनते हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और इसी से रिलेटेड आगे हमें फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का डिस्कशन करना है। देखिए एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का सिंपल मतलब क्या है। एडजॉर्प्शन तो हमारा फिनोमेना है जो आपको सबको पता है कि सरफेस पे आकर के कोई भी लिक्विड पार्ट या कोई सॉलिड पार्ट, कोई गैसियस पार्ट आकर के कंसंट्रेट होता है और उसका कंसंट्रेशन सरफेस पर ज़्यादा होता है, बल्क में कम होता है। तो प्रोसेस के लिए एडजॉर्प्शन वर्ड यूज़ करते हैं। और आइसोथर्म, आइसो का मतलब सेम से है, सिमिलर से है, और थर्म का मतलब टेम्परेचर से है। मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करें, स्पेशली रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर आर नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ध्यान रखना, यहाँ पर अगर हमें सपोज करो कोई एक ग्राफिकल एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को अगर डिफाइन करना है तो बड़े आसानी से बता सकते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन रेट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर। लेकिन प्रेशर का हम यूज केवल गैसियस फेज के बेसिस पर करते हैं कि हमारा एडजॉर्बेट अगर गैसियस पार्ट है तो हम प्रेशर को लेते हैं, और अगर हमारा एडजॉर्बेट लिक्विड है, कोई लिक्विड कंपोनेंट है जो सरफेस पे आके कंसंट्रेट हो रहा है, तो उसके लिए कंसंट्रेशन लेते हैं, लेकिन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म वर्ड है तो इसलिए हम नाम देते हैं उसको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। मेरे कहने का मतलब सिंपली आप देखिए यहाँ पर हम एक सिंपल सा ग्राफ बनाएंगे, बड़ा छोटा सा ग्राफ आपके सामने, इसी को आगे एलिबोरेट इस प्रोसेस में हम करेंगे। यहाँ पर देखा जाए x/m की बात करेंगे, यहाँ पर हम p की बात करेंगे, और टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है, देखिए प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, इंक्रीज होगा एक टाइम के बाद। अब इसके आगे अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अब आगे एडजॉर्प्शन चेंज नहीं होगा। ये हमारा सैचुरेशन प्रेशर है, यहाँ पर देखा जाए सैचुरेशन प्रेशर है। मतलब क्या रहा, इसके आगे अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे भी तो भी हमारा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर जो x है ये देखा जाए मास ऑफ एडजॉर्बेट है, और m जो है ये मास ऑफ एडजॉर्बेंट है, ये मास ऑफ एडजॉर्बेंट है। तो यानी x/m हमारा देखा जाए कुछ अलग नहीं है। x/m क्या है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है। क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, x मास ऑफ एडजॉर्बेट और m मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब एडजॉर्बेंट का मास कितना है और उस पर कितना एडजॉर्बेट आकर के एडजॉर्ब हुआ है, उसका मास क्या है। तो मास ऑफ एडजॉर्बेट एंड मास ऑफ एडजॉर्बेंट का रेशियो जो है, इसको हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन या रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का नाम देते हैं। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो आप देखिए स्टार्टिंग में देखो इंक्रीज हो रहा है हमारा सिस्टम, कहने का मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। आपको पता है सबसे पहले सरफेस पूरा का पूरा खाली होगा, वैकेंट होगा। तो जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस मॉलिक्यूल आपकी सरफेस पर कंसंट्रेट होते जाएंगे, एडजॉर्ब होते जाएंगे। या हमारा लिक्विड कंपोनेंट है तो उस केस में हम कंसंट्रेशन को ले लेते हैं प्रेशर के प्लेस पर। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू कर देंगे तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन चेंज होगा। लेकिन आप देखो आगे इंक्रीज होते होते एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, अब इसके बाद अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो अब इसके आगे देखा जाए रेट ऑफ एडजॉर्प्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब आपको देखने से लग रहा है कि जितना सरफेस एक्सटर्नली हमारा वैकेंट था वो पूरा पूरा देखा जाए एडजॉर्बेट से कवर हो गया। अब यहाँ पर आते आते एडजॉर्प्शन डी एडजॉर्प्शन वाली प्रोसेस दोनों सेम हो जाएंगी। मतलब क्या हुआ कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम ऑप्ट कर लेगा, और उसके बाद अगर हम प्रेशर को चेंज भी करेंगे क्योंकि सरफेस वैकेंट है नहीं, इसलिए अब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन चेंज नहीं होगा, वह एज इट इज बना रहेगा। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑप्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रेशर पर अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो। इसलिए हम इस प्रोसेस के लिए इस ग्राफ को रिप्रेजेंट जो मैं कर रहा हूँ इसको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से हम रिलेट करेंगे।
तो आप लोग को इसका ध्यान रखना है। नॉर्मली अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि व्हाट इज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तो आप बता सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर आर नोन एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। और इससे रिलेटेड सबसे बेटर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो स्पेशली फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। इसका डिस्कशन अपने को करना है 1 बाय 1, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का डिस्कशन देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन समझाई है। अब हम इसी को फ्रेंडलिच ने क्या किया है कि 1909 में देखा जाए, यहाँ पर 1909 में इन्होंने काफी डिटेल स्टडी करी है इस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पर और इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है। लेकिन एक चीज मैं समझा दूं, ये फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पूरी तरह से देखा जाए ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन पर बेस्ड है, यहाँ पर केमिकल एड्जॉर्प्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो जितना डिस्कशन हमारा होगा ये पूरा फिजिकल एड्जॉर्प्शन पर ही होगा, तो आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं जो समझाना आप लोगों को चाह रहा हूँ स्पेशली। अब हम इसके आगे चलना चाहेंगे। इसके आगे देखा जाए हम फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पर चलना चाहेंगे। जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है इसमें हमें स्पेशली फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को ही स्पेशली हमें डिस्कस करना है, पढ़ना है, तो आप लोगों को थोड़ा सा इसका ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में देखो हमें क्या समझाना है, बड़ा सिंपल सा केस है आपके सामने। यहाँ पर देखा जाए इन्होंने भी वही सेम सिचुएशन अप्लाई करी है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर में रिलेशन बनाया है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसमें देखा जाए इनके ग्राफ में, इनके रिलेशन में देखा जाए हमारे सामने 3 सिचुएशन क्रिएट होती हैं और उनकी बात हम लोग यहाँ पर देखो करते हैं। यहाँ पर इन्होंने प्रेशर ले लिया, यहाँ पर x/m ले लिया, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन में यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखा जाए ये इनिशियल सिचुएशन है, धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा देखा जाए यहाँ पर कर्व बनने लगेगा और एक टाइम ऐसा आएगा उसके आगे देखा जाए सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ कर लेगा और हमारा ये चेंज नहीं होगा। तो ये देखा जाए ये लो प्रेशर है, जब हमने प्रेशर को स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था तो जो हमारे पास लाइन है ये अप्रॉक्स देखो स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद देखा जाए सिचुएशन यहाँ पर कर्व वाली कंडीशन आ रही है और फिर देखो इधर एकदम से कांस्टेंट कंडीशन क्रिएट हो गई और टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। और यहाँ पर देखा जाए इसको हम PS का नाम देते हैं, सैचुरेशन प्रेशर का नाम देते हैं। अब इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, यहाँ पर एट लो प्रेशर जब हम स्टार्टिंग में सिचुएशन को लेके चलेंगे, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो हमारे सामने सिचुएशन दिख रही है ये x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P की आ रही है। यहाँ पर देखा जाए लो प्रेशर पर हमारा क्या होगा, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। क्योंकि आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग में, जब हमारा प्रेशर लो है तो हमारा जो ग्राफ है देखो एकदम से स्ट्रेट लाइन अप्रॉक्स जा रहा है, लगभग स्ट्रेट लाइन कर रहा है। तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रेशर इंक्रीज करने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। अब यहीं पर देखा जाए x/m इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा दे Kp, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये देखो सिचुएशन बन जाएगी। ये हमारा लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। अब बीच में देखा जाए एट हाई प्रेशर की बात कर लेते हैं। हाई प्रेशर यहाँ पर देखा जाए हाई प्रेशर वाली कंडीशन देखा जाए ये है, यहाँ पर देखा जाए इस वाले सिचुएशन में x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P तो है लेकिन P के ऊपर पावर 0 लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर को हम अगर चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए तो प्रेशर को इंक्रीज करने से रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए वो प्रेशर की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब क्या रहा, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P के ऊपर देखा जाए पावर 0 लगा रखा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि x/m इज इक्वल टू P पर देखा जाए यहाँ पर नॉट। अब ये यूनिट सिचुएशन बन जाएगी, किसी भी वैल्यू पर अगर हम 0 पावर लगाते हैं तो U1 बन जाता है, यूनिट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास देखा जाए ये x/m इज इक्वल टू K। इक्वेशन नंबर 2 हमारा देखो यहाँ पर बन जाएगा। ये हाई प्रेशर वाली कहानी है, देखा जाए जो हम लोगों ने यहाँ पर सिचुएशन आप करी है x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और यहाँ पर P पर देखा जाए 0 पावर। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेशर इंक्रीज करने से रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब हम इस बीच वाले केस में आएंगे, जो इंटरमीडिएट सिचुएशन हमारे सामने आ रही है। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा काम की है। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर की बात देखा जाए यहाँ पर की जाए,
एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, लेकिन पी के ऊपर देखा जाए पावर 1/n। यहाँ पर जो एक्स बाई एम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी और पी पर देखा जाए 1/n की पावर है। 1/n की वैल्यू जो हमारे सामने आएगी ये देखा जाए ये 0 से लेकर के 1 के बीच में आएगी। 1/n की जो हमारे पास वैल्यूज हैं, तो आपको क्या देखने को मतलब फ्रैक्शन पावर आ जाएगी। एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, लेकिन पी पर देखा जाए फ्रैक्शन पावर क्रिएट हो रहा है। तो इसको देखा जाए एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी ले लेते हैं, पी पर देखा जाए 1/n की पावर लगा देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 हमारा बन जाएगा और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा काम का इक्वेशन है 3 नंबर का। ये तो हमारे पास सिस्टम सिंपल सा रहा। फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बात रही, स्पेशली 1909 में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया है। क्या समझाना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन या एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर में रिलेशन बनाया गया है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इनिशियली स्टार्टिंग सिचुएशन में जब हम प्रेशर को स्टार्ट में देखा जाए इंक्रीज कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बन रहा है, स्पेशली जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए ये वाला जो हमारे पास लाइन आ रही है देखो स्ट्रेट लाइन अप्रॉक्स आ रही है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखा जाए ये इंटरमीडिएट कंडीशन में देखा जाए कर्व बनता चला जा रहा है, मतलब क्या है फ्रैक्शन पावर क्रिएट होगी। यहाँ पर 1/n की वैल्यू जैसा मैंने पहले बता रखा 0 to यहाँ पर 0 to 1 के बीच में, यहाँ पर देखा जाए ये वैल्यू जो है 0 to 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगी। अब आपको देखने से लग रहा है कि अगर 1/n की वैल्यू 1 आ जाएगी तो लो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा, 1/n की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो हाई प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और 1/n पर जो फ्रैक्शन पावर लगा है 0.1, 0.2, 0.3 मतलब 0 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यूज है तो वह इंटरमीडिएट सिचुएशन का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा नंबर 3 वाला इफेक्टिव है, क्योंकि इसके हेल्प से हम लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर सबको डिफाइन कर सकते हैं, सबको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकली आपको समझाना है, सिंपली समझना है। बड़ा सिंपल सा केस है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का, और आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए इस सिचुएशन में। मेरे कहने का मतलब ये इतना सिंपल सा केस जो हमारे सामने देखा यहाँ पर आ रहा है। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, स्पेशली ये जो हम लोगों ने सिचुएशन अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर अगर हमें कैलकुलेशन स्पेशली करना है थोड़ा सा, हम इस बेसिस पर एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी 1/n के बेसिस पर देखा जाए हम एक के और एन का कैलकुलेशन करना चाहेंगे, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। ये तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। स्पेशली इसी में थोड़ा सा पॉइंट हमारा ये है, तो उसकी तरफ मैं मूव करूं और वो उस पॉइंट को मैं कंप्लीट कर लूं, जिससे कि अपना ये टॉपिक अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाए और इसके आगे फिर और डिस्कशन स्पेशली हमारा चलेगा। कैलकुलेशंस ऑफ के एंड एन, कैलकुलेशन ऑफ के एंड एन, स्पेशली स्मॉल एन जो 1/n की पावर हमने लगा रखी है, के एंड एन ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये कैलकुलेशन ऑफ के एंड एन ऑफ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। जो हमारे पास इक्वेशन था एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी 1/n, इक्वेशन नंबर 3 जो हमने लिया था, इसका हम लॉग ले लेते हैं। देखिए टेकिंग लॉग, वो दोनों साइड का हम लॉग ले लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। ये हमारा देखो रिलेशन स्पेशली बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, पता है लॉग ए इंटू लॉग बी होता है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी बन जाता है। और अगर यहाँ पर देखो लॉग पी के ऊपर देखा जाए 1/n की पावर वो पहले आ जाएगा, तो लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी। ये सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हो जाएगी। अब इसको अगर हम ग्राफिकली दिखाना चाहें, स्पेशली रिप्रेजेंट करना चाहें, यहाँ पर देखो बड़े आसानी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर देखो हम इसमें लॉग एक्स बाई एम को ले लेते हैं, यहाँ पर देखा जाए हम लॉग पी को ले लेते हैं स्पेशली। अब यहाँ पर देखा जाए लॉग एक्स बाई एम लेने पर, लॉग पी लेने पर, यहाँ पर देखा जाए ये सिचुएशन जो हमारे सामने क्रिएट होगी, ये वाली सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है जो हमारे पास आएगी, ये हमारा जो इनवर्ट सिचुएशन बन रही है स्पेशली। यहाँ पर देखो जो स्लोप क्रिएट होगा, ये देखा जाए स्लोप
1/n को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो इंटरसेप्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए इंटरसेप्ट ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये log k को रिप्रेजेंट कर देगा, ये log k को रिप्रेजेंट कर देगा। स्पेशली यहाँ पर देखा जाए इंटरसेप्ट, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा थर्ड पार्ट था ये देखा जाए दोनों के लिए स्पेशली एप्लीकेबल था। क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर हम इसमें 1/n को 1 मान लें तो लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट बन जाएगा, 1/n की वैल्यू 0 कर दें तो हाई प्रेशर कॉन्सेप्ट बन जाएगा, 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच का कोई फ्रैक्शन वैल्यू रख दें तो इंटरमीडिएट वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसीलिए हमने इक्वेशन नंबर थर्ड को इसमें से यहाँ पर लिया है। अब मैंने देखो log ले लिया, तो log लेने के बाद देखा जाए log x/m = log k प्लस 1/n log p, रिलेशन बना दिया log x/m को देखा जाए x एक्सिस पे लिया, log p को इस एक्सिस पे ले रखा है। तो जो हमारा स्लोप देखा जाए क्रिएट हो रहा है ये 1/n को रिप्रेजेंट कर रहा है और इंटरसेप्ट log k को y = mx + c कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपको ये रिलेशन बनाना है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम k और n को एडजॉर्सन आइसोथर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब हम इसके आगे इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहेंगे। बड़ा सिंपल सा केस आगे हमें डिस्कस करना है। स्पेशली अब सबसे बड़ी बात क्या देखा, जिसका जो लिमिटेशंस है आपको मैं बता दूं, इसका जो लिमिटेशंस है फैराडेज एडजॉर्सन आइसोथर्म का, ये लो प्रेशर पर एप्लीकेबल है। हाई प्रेशर पर होता क्या है कि हमारा गैसियस प्रोडक्ट एड्जॉर्ब होने के बाद लिक्विफाई होने लगते हैं, दूसरे इंटरेक्शन वर्क करने लगते हैं, गैसेस पार्टिकल बहुत क्लोज आते हैं। तो हाई प्रेशर पर ये कॉन्सेप्ट फेल है। तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए जरूर हम लोगों ने इंटरमीडिएट, लो और हाई सबके लिए बातें करी हैं, लेकिन ये अप्लीकेबल पूरी तरह से लो प्रेशर पर है और हाई प्रेशर पर एक तरह से ये फेल है कॉन्सेप्ट हमारा एडजॉर्सन आइसोथर्म। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इसके आगे देखा जाए, थोड़ा हम आगे डिस्कशन करेंगे। एडजॉर्सन आइसोथर्म की बात तो हमने कर ली, अब एडजॉर्सन आइसोबार की बात थोड़ा सा मैं कर लूँ। बिल्कुल एक सिंपल सा दो छोटे छोटे ग्राफ हैं जिसको हम बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो एडजॉर्सन आइसोथर्म के बाद एडजॉर्सन आइसोबार, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली एडजॉर्सन आइसोबार। अब आपको देखने से लग रहा है अभी इससे पहले एडजॉर्सन आइसोथर्म था तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्सन और प्रेशर में रिलेशन बनाया गया था एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर एडजॉर्सन आइसोबार है, एडजॉर्सन का मतलब एडजॉर्सन से है, आइसो का मतलब सेम से है, अब बार प्रेशर की यूनिट है। मतलब क्या है कि रेट ऑफ एडजॉर्सन और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्सन विथ टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर हमें प्रेशर को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, आर नोन एज एडजॉर्सन आइसोबार। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें एडजॉर्सन को, रेट ऑफ एडजॉर्सन और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्सन विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर आर नोन एज एडजॉर्सन आइसोबार। स्पेशली देखो यहाँ पर बड़ा सिंपल सा केस है, फिजिकल और केमिकल की बड़ी सिंपल लाइनें बनेंगी। x/m रेट ऑफ एडजॉर्सन आपने ले लिया है, यहाँ आपने टेम्परेचर को ले रखा है। तो फिजिकल के लिए देखा जाए ये रिलेशन बनता है। यहाँ पर हमारा प्रेशर जो है ये कांस्टेंट है। स्पेशली ये फिजिकल एडजॉर्सन के केस में देखा जाए हमारा ग्राफ है फिजिकल एडजॉर्सन। तो अगर आपको कभी एडजॉर्सन आइसोबार की बात करनी है तो फिजिकल एडजॉर्सन में क्या शो हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से देखिए रेट ऑफ एडजॉर्सन डिक्रीज हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो हमारे एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है और जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी, पार्टिकल ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और रेट ऑफ एडजॉर्सन डिक्रीज कर जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना फिजिकल एडजॉर्सन का केस क्या है, अगर हम रेट ऑफ एडजॉर्सन और टेम्परेचर में रिलेशन बनाए एट अ कांस्टेंट प्रेशर तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ एडजॉर्सन डिक्रीजेस। लेकिन ये केवल फिजिकल के लिए है। केमिकल के लिए देखो जाए ये सिचुएशन बन जाती है, बड़ा सिंपल सा केस है। x/m ले लेते हैं, यहाँ पर देखा जाए हम टेम्परेचर को मेंशन कर लेते हैं, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो ऐसी सिचुएशन बनती है, पी की लेवल आएगा, यहाँ पर P = कांस्टेंट, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। तो ये जो हमारे सामने सिचुएशन है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पता है यहाँ पर देखो रेट ऑफ एडजॉर्सन इंक्रीज होगा, एक टाइम पर देखो पीक लेवल आप करेगा,
इसके बाद भी अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते रहोगे तो अब डिक्रीज होगा, मेरे कहने का मतलब। तो बेसिक वे में आप कह सकते हो कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। लेकिन ये सिंपली केमिकल चेंज के लिए, ध्यान रखना यहाँ पर केमिकल एड्जॉर्प्शन के टर्म में ये चीज हमारे सामने दी गई है, क्योंकि आपको सबको पता है कि जब केमिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, चाहे वो इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर का हो या कोवैलेंट नेचर का हो। तो चूंकि केमिकल बॉन्ड बनने में, आपको पता है केमिकल प्रोडक्ट बनने में हमें एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है, जो केमिकल काइनेटिक्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है। स्टार्टिंग में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेशन के इक्वल एनर्जी गेन करेंगे और रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। तो ये अपने को समझने की जरूरत है। ये हमारा केमिकल एड्जॉर्प्शन का केस है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। एक पीक वैल्यू आप करेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा। फिर अगर हम आगे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो जो बॉन्ड बना हुआ है चूंकि पार्टिकल इतना हाई एनर्जी वाला हो जाएगा कि जो केमिकल बॉन्ड बना है वो केमिकल बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा हाई टेम्परेचर पर, और रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। लेकिन ज़्यादातर बुक में हर जगह केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए यही वर्ड मेंशन है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस या रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। ये ध्यान रखना। ये जो दोनों ग्राफ हमारे सामने हैं एड्जॉर्प्शन आइसोबार के हैं। बस सिंपल सही चीज अपने को समझने की जरूरत है। अब थोड़ा सा हमारा डिस्कशन गैस फेज के बाद जरा लिक्विड फेज की बात कर लेते हैं और अपने एड्जॉर्प्शन का, फिर इसके बाद केवल इम्पोर्टेंस एप्लीकेशन वाला पार्ट रहेगा, बाकी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े से मेहनत से आप ये सब कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर सकते हो। इजी गोइंग आपका ये कंप्लीट हो सकता है। अब हम इसके बाद थोड़ा बढ़ना चाहेंगे, स्पेशली यहाँ पर देखा जाए एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस। एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस। ये बिल्कुल छोटा सा एक स्टेप है, अपने एनसीईआरटी में भी है और इस पर ज़्यादा कुछ हमें डिस्कशन करना भी नहीं है। अभी मैंने आपके सामने क्या समझाया कि अगर हम गैस की बात करते हैं, स्पेशली देखा जाए गैस अगर आके एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहा है तो ऐसे केस में प्रेशर की बात होती है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हमारे किसी सरफेस पर देखा जाए, यहाँ पर एड्जॉर्बेंट है, ये भी एड्जॉर्बेंट है। सरफेस पर देखा जाए अगर कोई लिक्विड पार्टिकल आकर के एड्जॉर्ब हो रहा है, कोई सोल्यूशन फेज का मैटर आ रहा है जिसमें कोई सोल्यूट डिसॉल्व है और वो देखा जाए एड्जॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पर हम कंसंट्रेशन को स्पेशली मेंशन करते हैं। बस और कुछ नहीं करना है, जहाँ पर हमारा प्रेशर था वहाँ पर हम कंसंट्रेशन यूज कर लेंगे। तो वही पूरा सेम कॉन्सेप्ट जो हमारा फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का था वो अब सोल्यूशन के लिए अप्लाई हो जाएगा, लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन के बेसिस पर ध्यान रखना, क्योंकि फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म टोटली फिजिकल एड्जॉर्प्शन पर बेस्ड है। तो वो चीज़ अपने को क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देखा जाए गैस के लिए ये हम प्रेशर को लेकर के चलेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने से रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। और सोल्यूशन के लिए देखा जाए हम कंसंट्रेशन को लेकर के चलेंगे कि सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा रहेगा, जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। तो आपको वो सिचुएशन यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो जैसे गैस फेज के लिए हमने लिया था XYM = KP 1/N, जो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हमने लिया था। अब P के प्लेस पर हम C यूज करेंगे, कंसंट्रेशन को यूज करेंगे। तो आपको देखना ये हमारा स्पेशली गैस के बेसिस पर देखा जाए रिलेशन है। लेकिन अगर हम XYM = KP और P के प्लेस पर यहाँ पर हम C यूज कर लेंगे, कंसंट्रेशन, इसके ऊपर 1/N की पावर। तो अब ये हमारे सामने देखा जाए ये सोल्यूशन के लिए है, ये सोल्यूशन के बेसिस पर है, क्योंकि हमें डिस्कशन क्या करना है एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन, इसका डिस्कशन करना। देखो कितना सिंपल सा केस है कि गैसियस फेज के लिए हमने अभी डिस्कस कर लिया फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सोल्यूशन के लिए कुछ नया नहीं करना, जो प्रेशर था गैस का वहां पर हमें सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को लेना है। जहां पर मैंने P लिया वहां पर मैंने देखो C ले लिया है। सिंपल कॉन्सेप्ट चलेगा। मतलब क्या रहा कि जो हमारा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है ये कंसंट्रेशन के फ्रैक्शन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर 1/N की वैल्यू 1 आ जाएगी
तो लो कंसेंट्रेशन का केस बन जाएगा, 1/n की वैल्यू 0 आ जाएगी। हाई कंसेंट्रेशन केस बन जाएगा, 1/n की वैल्यू 1 से 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो ये देखा जाए ये हमारा इंटरमीडिएट कंसेंट्रेशन वाला केस बन जाएगा। इसका लॉग अगर ले लिया जाए तो फिर वही सेम केस बन जाएगा अपना। देखा जाए log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c बन जाएगा, जैसे से पहले हमने ये रिलेशन बनाया था। और ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी सेम तरीके से हम वहाँ रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर देखा जाए जैसे वहाँ पर हमने ग्राफ बनाया था, यहाँ पर भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखो log x/m को ले लेते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। यहाँ पर देखा जाए हम log c को ले सकते हैं, वहाँ पर हमने log p को लिया था। स्पेशली देखा जाए यहाँ पर देखा जाए जो स्लोप क्रिएट हुआ, यहाँ पर जो स्लोप क्रिएट होगा स्पेशली ये देखा जाए 1/n था, यहाँ पर 1/c की वैल्यू, यहाँ पर ये 1/n को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर 1/n को रिप्रेजेंट करेगा। और जो ये इंटरसेप्ट था स्पेशली देखा जाए ये log यहाँ पर k को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये log k को रिप्रेजेंट कर लेगा। तो सेम सिचुएशन वहाँ पर बनेगी, सेम ग्राफ बनेगा। बस डिफरेंस स्पेशली ये है कि जहाँ हम गैस के लिए प्रेशर यूज कर रहे थे वहाँ पर हम सोल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे। तो ये हमारा पूरा एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन केस बनेगा। अब हम इसके एप्लीकेशन पर आ चुके हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन, और अपना एड्जॉर्प्शन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके एड्जॉर्प्शन देखो बड़ा सिंपल केस है, आप लोगों को कुछ नॉर्मल चीज़ों को मैं समझा दूँ, इसी से अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन की तरफ मैं मूव करूँगा इसकी तरफ, और ये बिल्कुल इजी पार्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इससे अपना काम जल्दी से हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारे नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में एड्जॉर्प्शन का क्या एप्लीकेशन है, यहाँ पर देखा जाए एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसमें देखो 2-3 पॉइंट्स हमारे लिए बड़े काम के हैं। स्पेशली देखा जाए इन गैस मास्क, सेकेंड पॉइंट में भी करके भी एक्सप्लेन करता हूं, इन डाइंग क्लॉथ। थर्ड नंबर पर देखा जाए हम फॉर कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। फोर्थ नंबर पर देखा जाए हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन आयन एक्सचेंज रेजिन्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखा जाए इन फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। इसके बाद इन क्यूरिंग डिजीजेस, और सबसे लास्ट में क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। ये जो हमारे पास कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस हैं सब नॉर्मल एप्लीकेशन है। इन गैस मास्क, देखिए गैस मास्क में नॉर्मली होता क्या है, जो हमारा गैस मास्क होता है इसके अंदर देखो एक्टिवेटेड चारकोल भरा होता है। यहाँ पर देखा जाए ये एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल भरा होता है। जब आप इसको माउथ पे लगाते हो गैस मास्क को, स्पेशली पोल्यूशन रोकने के लिए, स्पेशली ये सब गैस मास्क और ये सब बने हुए हैं, जब आप इनको मुंह पे लगाते हो तो उसमें जब आप एयर इनहेल करते हो तो जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है ये इम्प्योरिटी, इम्प्योर गैसेस, पॉइजनस गैसेस
को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने सरफेस पर कलेक्ट कर लेगा और आपके अंदर फ्रेश एयर यानी ऑक्सीजन फ्रेश एयर अपने अंदर जाएगी, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ या हार्मफुल गैसेस स्पेशली यहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगी और बाहर ही कैच कर ली जाएंगी। तो गैस मास्क कब लिखा जाए, ये पोल्यूशन के स्पेशली रोकने के लिए बनाया गया है कि हमें एयर पोल्यूशन की वजह से अपने को जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नॉर्मली अपने को ना हो। तो मतलब एंटी पोल्यूटेंट्स का आप नाम दे सकते हो कि अपने लिए पोल्यूशन से बचने के लिए हम लोग गैस मास्क हम लोग यूज़ करते हैं। इन डाइंग क्लॉथ को देखो ड्राइंग करने में बड़े बड़े देखा जाए टैंक होते हैं, उसमें देखा जाए और इसमें डाइज भरे होते हैं या इसमें डाइज भरे होते हैं। कपड़े को जो इसके अंदर आप डाल देते हो तो कपड़े के थ्रेड के ऊपर देखा जाए, कपड़े के जो ये फैब्रिक हैं इस पर देखा जाए डाइज आकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इतना स्ट्रांग एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि इसको देखा जाए परमानेंट एक तरह से आप मान सकते हो कि काफ़ी लंबे टाइम तक इसका कलर एज इट इज़ मेंटेन रहता है। एक तरह से डाइंग क्लॉथ में देखा जाए बार बार इसमें हम क्लॉथ को ले जाते हैं तो जो क्लॉथ के सरफेस पर देखा जाए वो कलर आकर के एब्जॉर्ब हो जाता है। अब डिपेंड करेगा जितना स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा उतना लंबे टाइम तक वो कलर हमारा परमानेंट बना रहेगा। तो ये तो देखा जाए डाइंग क्लॉथ में। फॉर कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी देखा जाए इसमें क्या होता है कि SiO2 सिलिका जेल की बॉल होती हैं, ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं। तो अगर बाई चांस मान लो अपने रूम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हुआ है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल की बॉल 2-3 जगहों पर रख देते हैं। तो सिलिका जेल की बॉल करती क्या है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और मॉइस्चर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपके जब रूम में मॉइस्चर का अमाउंट मिनिमम होगा या नहीं होगा तो उस केस में जो दूसरी प्रॉब्लम्स रस्टिंग की और इन सब की आती हैं वो नहीं आएंगी। कुछ लोगों को मॉइस्चर से प्रॉब्लम रहती है तो वो लोग क्या करते हैं अपने रूम में सिलिका बॉल कहीं 2-3-4 प्लेसों पे रख देते हैं जिससे उनका रूम ड्राई बना रहता है। आप नॉर्मली आपने देखा होगा अगर आप मार्केट से शूज़ ले आइए या कोई कंटेनर लाइए या प्लास्टिक के बने हुए आइटम्स ले आइए, उसमें एक छोटा सा देखा जाए पैकेट पड़ा होता है वो सिलिका जेल का होता है। वो करता क्या है कि शूज़ के अंदर पैकेट में अगर मॉइस्चर है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपना कंटेनर है तो उसके अंदर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो ख़राब होने से बच जाता है। इसलिए वो सिलिका जेल के छोटे से पैकेट रखे जाते हैं, वो आप लोगों ने स्पेशली देखा भी होगा। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस आगे इसी का डिस्कशन होना है। आयन एक्सचेंज रेजिन ये आप लोगों ने पिछले साल देखा जाए हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। कहाँ पर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कैटायन एक्सचेंजर्स एनायन एक्सचेंजर्स जहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हम लोग एब्जॉर्ब करा लेते हैं और उसके बदले में सोडियम आयन या दूसरे आयन को रिलीज कर देते हैं। ये भी दिखा जाए डिस्कशन हो चुका है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ये मेटलर्जी में डिस्कस होगा, काफ़ी डिटेल में इसकी डिस्कशन में करूँगा, स्पेशली आप लोगों को इसको मैं समझाऊंगा। फॉर क्योरिंग डिजीज़ के क्योर करने के लिए क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो ज़्यादातर मेडिसिन करते क्या है आकर के जर्म्स के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जब जर्म के सरफेस पे मेडिसिन एब्जॉर्ब हो जाएगी तो जर्म्स की ग्रोथ को रोक देगी और जर्म को या तो इसकी डेथ हो जाएगी या इसका कह सकते हो कि जो नंबर इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे उस नंबर इंक्रीज होने को मिनिमाइज कर दिया जाएगा। मतलब या तो इसके ये किल कर देगा या इसके ग्रोथ को रोक देगा। तो नॉर्मली जो मेडिसिन हैं वो सरफेस पे आकर के उस जर्म्स के एब्जॉर्ब होकर के उस जर्म्स को या तो किल कर देंगी या उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगी, रोक देंगी। तो अपना मेडिसिन इस तरह से वर्क करता है। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस ये भी हमारा डिस्कशन मेटलर्जी में होगा, जो कि देखा जाए सरफेस केमिस्ट्री के बाद वाला चैप्टर है, वहाँ पर इसका डिस्कशन होगा। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस अभी जस्ट डिस्कस हो जाएगा। इसका अगला टॉपिक मतलब जो कल का मेरा जो इसका अगला वाला वीडियो में बनाऊंगा वो कंप्लीट कैटलिस्ट वाले पॉइंट का वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैंने पहले बता रखा था कि पूरा अपना जो सरफेस केमिस्ट्री है 3 पार्ट में डिवाइड है, एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस और कोलॉइड। तो एडजॉर्प्शन का कल एक वीडियो इससे पहले बना था और ये सेकंड वीडियो हमारा है जिसमें हमने कंप्लीट एडजॉर्प्शन को कवर कर लिया है। अब एडजॉर्प्शन पूरी तरह से कवर है अपना। अब आप लोग वीडियो को देखना, एडजॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना। कोई अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करना, आपके डाउट का सलूशन जिस किसी तरह से पॉसिबल होगा वो ज़रूर निकाला जाएगा। थैंक यू।